अब चले आते हैं गोर्बाचोव पर, जिन पर आखिर में पूरा मतलब ठीकरा ही फूटा है कि सोवियत संघ उन्हीं के दौर में जो है बिखर गया। वो क्या कर रहे थे? क्या वो सोवियत संघ को बचाना चाहते थे, उसे बदल देना चाहते थे? उनकी नीति जिसको हम स्कूल में पढ़ते थे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, क्या है ये? इसे थोड़ा समझाइए और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स सुनते पढ़ते हैं और मुझे याद है मेरे एग्ज़ाम्स में भी आता था ये। हाँ, हुआ यूँ कि जब ब्रेज़नेव का डेथ हुआ तो हुआ कि अब सक्सेसर कौन बनेगा? तो उस समय यूरी आंद्रोपोव थे जो केजीबी के चीफ थे। जी। हालाँकि उनकी लिवर खराब था, सबको पता था, बॉडी स्वेल करता था, सबको पता था। फिर भी चूँकि अफ़गानिस्तान वॉर में के इंटरवेंशन में आंद्रोपोव का बहुत बड़ा रोल था, तो उनको सक्सेसर चुना गया। वो साल, सवा साल में उनका निधन हो गया। उसके बाद कॉन्स्टेंटिन चेरनेन्को बने, वो भी उसी अधेड़ लगभग 60 प्लस थे वो भी, उनका भी निधन हो गया तुरंत। तो अब लोगों को वहाँ भी लगने लगा सोवियत एलिट्स को कि इस तरह तो चलेगा नहीं कि एक सक्सेशन में आप 3 जब साल में तक आदमी बात समझता है तब तक वो निधन हो तब तक जाता वो है। चला और जाता है। और वो वैसी व्यवस्था भी नहीं है डेमोक्रेटिक कि दूसरा व्यक्ति तैयार है, आपका हाँ, पॉलिटिकल पार्टी हाँ। के लीडर तैयार हैं जो उसका रिप्लेस करना चाहते हो। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक यंग और एक डायनामिक चाहिए, उसमें गोर्बाचोव फिट बैठते थे। तो 1983 में उनको जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीपीएसयू बनाया गया। उनकी जो या आप कहें आईज़ टू द ईयर्स टू द ग्राउंड हमेशा रहे। वो देखते रहे, घूमते रहे कि हुँ। लोगों में विषमताएँ हो रही हैं, लोग रिज़ेंटमेंट कर रहे हैं, रिज़ेंट कर रहे हैं सोवियत रूल का। इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी ये भी बन गया कि किसी न किसी तरह वहाँ के चीज़ों को बदला जाए। अब ज़ाहिर है अब क कई बार हम जब बात करते हैं तो गोर्बाचोव को स्वतः समझ लेते हैं कि ये वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेट थे, नहीं थे। वो पूरी तरह लेनिनिस्ट थे, जो स्टेट के पावर को कंट्रोल तो करना चाहते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ वो समझते थे, हुँ। इसलिए वो चाहते थे किसी न किसी तरह इसमें फ्रेश एयर आए, लोग को जो लोग अपना एक ओपिनियन प्रेशर रिलीज़ हो जाए एक ज़रा, प्रेशर बहुत दिन रिलीज़ हो हो गए। जाए हाँ। और सोवियत इकॉनमी खराब हो ही रही थी अफ़गानिस्तान इंटरवेंशन के बाद, अंगोला में आर्म्स फ्री में देने के बाद। तो वैसे और बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स भी इन पर बहुत डिपेंडेंट थे। क्योंकि उनके आर्थिक मजबूती थी नहीं, तो वो सपोर्ट भी करते थे ईस्टर्न वो यूरोपियन। रशियन दबदबा जो था सोवियत यूनियन में, हाँ, वो उससे भी लोग दुखी रहे होंगे। अ, वो ऑब्वियस कोई दुखी मुझे अपने इसमें नहीं लगा कि रशियन दबदबा से कुछ हुआ। हाँ, हुँ। ये था कि लोग फ्रीडम चाहते थे, अपने कल्चरल फ्रीडम चाहते थे, एक्सप्रेशन चाहते थे। अगर आप सोवियत संघ को भी देखें ना, तो रूसी आधिपत्य उनके माइनॉरिटीज़ पर नहीं रहा। ये एक बहुत अच्छी बात रही क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइडियोलॉजिकली इनके साथ इनकॉर्पोरेट किया था, इसलिए कभी भी असमान वो नहीं बनाना चाहते थे। और ये कभी फीलिंग भी नहीं आई जैसे युगोस्लाविया में हुआ कि हुँ, सर्बियन डोमिनेशन था। हुँ। यहाँ वैसा डोमिनेशन रशियन का था नहीं। बाद में उस पर डायलॉग बनने लगे, उस पर ये बनने लगे, एक नैरेटिव बनने लगा कि ऐसा हुआ था चूँकि डोमिनेशन करते थे। लेकिन वो तो ऐसा ऑब्विय लग रहा है कि मॉस्को चला रहा है। हाँ, भई हाँ, आपके मित्र हैं, वो सदस्य हैं इसके, आपके अंडर नहीं हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग स्टेट तो था, मॉस्को उन पर काबिज़ था, लेकिन ये नहीं था कि रूसी या अच्छा, नृजातीय एथनिकली अच्छा रूसी उस जो तरह से नहीं उस थे। तरह से नहीं था। काफ़ी हद तक वो कंट्रोल्ड रहा। लेटेंट रहा होगा लेकिन ऑब्वियस कुछ नहीं है। हाँ, ऑन द रिवर्स जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो जितने नॉन रशियन स्पीकिंग कंट्रीज़ थे, वहाँ एंटी रशियन फीलिंग्स ज़्यादा आ गईं। हाँ। रूस में अभी भी आप जाएँगे तो आप देखेंगे मुसलमान अच्छे से रहते हैं। ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मंगोल्स रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, बुद्धिज़्म तो स्टेट रिलीजन है, वन ऑफ द स्टेट रिलीजन्स है। और जो सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप से आते हैं, अभी भी यूक्रेनियन बहुत है वहाँ, जिनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है आज भी, क्योंकि सबकी इंटर मैरेजेज़ हुई हैं। सेंट्रल एशियन जैसे किर्गिज़ बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वहाँ काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। तो वो ऑब्वियस तौर पे नहीं था, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन रशियंस के अगेंस्ट नॉन रशियन लैंड्स में होने लगा उसके बाद। तो लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जो बना वो ये भी था कि एक तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ने लगी, लोग गरीब होते गए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो नहीं रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज हो नहीं रहा था। एक चाह, एक डिमांड होने लगी थी अंदर से कि अब परिवर्तन चाहिए। उसी समय में ये जो आयरन कर्टेन था उसमें
रोनाल्ड रीगन ने ब्रैंडनबर्ग गेट जाकर बर्लिन वॉल का कहा कि इसको तो अब टूटना चाहिए। उसके कुछ ही दिनों बाद वो टूट गया। तो वो एक जो साइकोलॉजिकल डिवाइड था ना ईस्ट और वेस्ट का, वो भी खत्म हो वो गया। खत्म हो गया। आई मीन जो सोवियत संघ का इधर था वो खत्म हो गया, और यहाँ के लोग भी सोचने लगे कि अब परिवर्तन हो सकता है। वो काउंटर प्रोडक्टिव था। जो रिपब्लिक्स में जो उनके गणराज्य थे, जैसे आर्मीनिया, अजरबैजान, टेंशन शुरू हो गए थे नगोर्नो काराबाख को लेके, किसमें होगा। 88 के दशक से ही शुरू हो गया था। तो जो आपस में भी अब शुरू आपस हो में भी चुका हो गया, था। उसी समय इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका लाया। दो चीजें, ग्लासनोस्त था ओपननेस, और पेरेस्ट्रोइका रिस्ट्रक्चरिंग को रूसी में पेरेस्ट्रोइका कहते हैं, ग्लासनोस्त ओपननेस को कहते हैं। इन्होंने क्या किया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी इनिशिएट किया कि आप फ्रीडम ऑफ ओपिनियन लिमिटेड वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पार्टी एक ही रहेगी, लेकिन कैंडिडेट दो से ज्यादा चीन हो की सकते। तरह। हाँ, दो से ज्यादा नहीं, चीन में अभी भी हाँ, दो। मतलब मैं पूरी तरह नहीं कह रहा। हाँ, पार्टी इलेक्शन। लेकिन एक ही रहेगी। हाँ, इलेक्शन होंगे, लोग चुनेंगे। तो जब ये होता है तो फैक्शनलिज्म आता है, और उसके चलते और भी, चूंकि ऑलरेडी स्टालिन से लेके अब तक थोड़ा फ्रीडम मिला था और वो फ्रीडम खोजने लगे। रीस्ट्रक्चरिंग हुई बहुत सारी चीजों में, जहां लोगों के मत नहीं पूछे जाते थे, वो पूछा जाने लगा, और पूरी व्यवस्था को बदलने की बात होने लगी। तो ऐसे में जितने भी सिमरिंग डिस्कंटेंट से जो असंतोष की भावना थी लोगों में, वो सतह पे आने लगी। और वो किसी भी तरह से, आप ये कहें कि गोर्बाचोव कोई डेमोक्रेट हो गए थे, लिबरल हो गए थे, नहीं था। उनको भी पता नहीं चला कि इतनी तेजी से ये डेवलपमेंट्स होंगे, वो ओह! भी टेकन अबैक होंगे। ओके। फिर डेमागोग्स, या जो हुँ। जो टाइप के लीडर थे, येल्त्सिन, उनका हाँ, भी बोरिस उदय हुआ। येल्त्सिन। हुँ। येल्त्सिन को कोई मतलब नहीं था कि सोवियत संघ वापस रहे, हालांकि वो भी कम्युनिस्ट थे। और ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी विडंबना भी है कि राष्ट्रवाद के खिलाफ है साम्यवाद। बिल्कुल। जितने भी पुराने साम्यवादी शासक थे इनके रिपब्लिक्स में, वो रातों रात राष्ट्रवादी सब बन गए। नेशनलिस्ट हो हाँ, गए। सब नेशनल के, पुतिन भी हो गए। हुँ। और राष्ट्रवादी ही नहीं, बहुत सारी पार्टियां रूस में जो बनी विघटन के बाद, वो जेनोफोबिक हुई, अति राष्ट्रवाद को, उन्होंने हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट किया। हालांकि वो धीरे धीरे दरकिनार होती गई, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की कि उग्र राष्ट्रवाद का एक स्वरूप ले। व्लादिमीर जिर्नोव्स्की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के वो थे, जो अति राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे, और वो काफी बड़ा कंपटीशन दिया था उन्होंने येल्त्सिन को उस जमाने में। तो ये सारी चीजें उस समय थीं, लेकिन चेरनोबिल डिज़ास्टर भी है उसमें शामिल। हाँ, चेरनोबिल डिजास्टर एक तरह से आप ये माने कि दिखाया कि टेक्नोलॉजिकली रूस उतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को हुँ, कंट्रोल कर पाए। हाँ। और ये भी और इट शोड सोवियत यूनियन इन वेरी पुअर लाइट कि आप टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस कर गए हैं, हुँ। लेकिन अपने लोगों को आप बचाने में सक्षम सुरक्षित नहीं। नहीं रख हाँ, सकते आप। तो वो और वैसे कई सारे इंसिडेंट्स एक हुए। के बाद एक होता खराब ही चीज़ें रहा, होती चली होती गईं। चली गई, और वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा। और सारे ग्रह नक्षत्र बदल गए उनके। और इतना बड़ा स्टेट को आप एक साथ कंट्रोल में करके, और फिर जब सोवियत संघ का जब ईस्ट यूरोप में रिजेंटमेंट शुरू हुआ, वहां से जो सैनिक वापस आने लगे, हुँ। उनको रखने की पेंशन, वो सारी समस्याएं उस समय शुरू हो गई थी। तो कई सारी चीजों को मिला के हुँ। वहां पर, और किसी को भी ये मतलब ये कहें कि ज़ील नहीं था कि सोवियत संघ को बना के रखा जाए, बचा के रखा हुँ। जाए। कुछ लोग मज़ाक में कहते हैं वैसे कि गोर्बाचोव के माथे पे था सोवियत संघ का मैप।